गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट टेस्ट का विज्ञान का जो पेपर है उसके प्रश्नों के उत्तर। पहले आप लोगों को अपनी तरफ से कोशिश करनी है, समझना है। जो समझ में नहीं आए तब इसकी मदद आपको लेनी है, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 अंक के हैं, 4 प्रश्न हैं, एक एक नंबर के होंगे। जैसे पहला है, गर्मी के दिनों में जल को मटके में रखने पर किस घटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। यानी मटके के अंदर अगर आपने पानी रखा है गर्मी को दिनों में तो क्या हो जाता है कि वो जल ज़्यादा ठंडा होता है। तो कौन सी घटना होती है। अब सिंपल सी बात है कि जो विसरण है, विसरण का मतलब होता है फैलना। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है जो पत्तों में से वाष्प निकलता है पानी के स्वरूप में, ठीक है। परासरण का मतलब होता है दबाव एक प्रकार का। तो क्या उत्तर आएगा, वाष्पन आएगा। वाष्पन जब मटका होता है तो मटके के बाहर की सतह पर गर्मी के कारण क्या होती है, गर्म हवा होती है, ठीक है। तो गर्म हवा क्या करेगी, वो अंदर से ठंडी हवा, अंदर से ठंडा पानी बाहर की तरफ आएगा, जिससे मटका क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा बाहर की तरफ, ठंडी ठंडी हवा के कारण, वाष्पन के कारण, ठीक है। और वो क्या करेगी, गर्म हवा उस पानी को वाष्प बना देगी, पानी को वाष्प बना देगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वाष्पन की क्रिया होगी और मटका आपका ठंडा हो जाएगा। गुणसूत्र बने होते हैं, किसके बने होते हैं। इसमें डीएनए लिखा है, प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए प्रोटीन। तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं। गुणसूत्र का मतलब जो हमारे अंदर आनुवंशिक लक्षण हमारे माँ बाप से आए हुए थे, दादा दादी से आए हुए होते हैं, वो गुणसूत्र होते हैं। एक्स और वाई और एक्स एक्स होते हैं। तो किसके बने होते हैं, एक तो डीएनए होता है उसके अंदर और साथ में प्रोटीन होता है। निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज किसकी भित्ति में सेलुलोज की नहीं होती है। कोशिका भित्ति में सेलुलोज नहीं होता है। अब सेलुलोज आपने पढ़ा होगा कि सेलुलोज का उपयोग कागज बनाने में होता है, और पेड़ से ही कागज बनता है। क्या होता है, पेड़ से ही कागज बनाया जाता है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर हाइड्रिला है, ये भी एक वनस्पति है। आम का वृक्ष है, ये भी एक पेड़ है। कैक्टस है, ये भी पेड़ है। ये सब में सेलुलोज पाया जाएगा। बचा क्या, जीवाणु। जीवाणु ऐसा है जो पेड़ से लेना देना इसका नहीं है, इसलिए इसके अंदर क्या आएगा, जीवाणु आएगा, ठीक है। उसके बाद है, कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पर पथ पर गमन करता है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात उसका विस्थापन होता है। कितना होता है, 0 होगा, पाई आर होगा, 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक समझ लो एक वृत्ताकार पथ है। इस तरह से वृत्त जो होता है, आपको पता है वृत्त जो होगा तो ये केंद्र हो गया और ये उसका व्यास हो गया, इस तरह से। अब वो इंसान यहाँ से, कण यहाँ से चलता है और चलते 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 दूसरा आधा वृत्त पूरा करता है। क्या पूरा किया उसने, आधा वृत्त किया। स्टार्ट यहाँ से किया, शुरू यहाँ से किया उसने, शुरू यहाँ से किया और अंत यहाँ से किया, ठीक है, ये किया। तो विस्थापन की परिभाषा क्या होती है, विस्थापन अर्थात होता क्या है कि जो उसका शुरुआत का बिंदु है वहाँ से अंत बिंदु की दूरी जो सबसे छोटी हो, सीधा रास्ता। तो अंत बिंदु की दूरी, छोटा रास्ता क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सीधी दूरी हो गई। तो अब आप बता सकते हो कि सीधी दूरी ये है, तो इसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास कहते हैं, व्यास डी बराबर। लेकिन इसके अंदर जो डी दिया नहीं है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी को आर कहेंगे, त्रिज्या, और केंद्र से यहाँ तक की दूरी को भी आर कहेंगे। तो आर धन आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यानी व्यास को भी हम 2 गुणे आर लिखते हैं, त्रिज्या लिखते हैं। तो आपका उत्तर क्या आएगा इसके अंदर, 2r, ठीक है। अब इसमें दिया है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करो। देखो केल्विन इकाई में जब भी परिवर्तित करने को बोलेगा तो आपको जो तापमान दिया है उसमें 273 जोड़ देना है। यानी 25 के अंदर 273 जोड़ देना है, ठीक है। और 373 के अंदर भी 373 जोड़ देना है, वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इसके अंदर जोड़ा 273 धन 25, तो जो हो जाएगा 5 और 3 8, 7 और 2 9,
298 केल्विन हो गया। इसका क्या हो गया पहले का उत्तर 298 केल्विन। देखो आपको करना किस तरह से है ये देख लो आप, इस तरह से आपको करना है कि पाँचवा की 25 डिग्री है, केल्विन तापमान 25 धन 273 तो 298। बी जो है आपका 373, केल्विन तापमान 373 273। जब भी सेल्सियस में से केल्विन में जाना है तो आपको याद रखना है कि 273 जोड़ देना है, और अगर केल्विन में से सेल्सियस में उल्टा जाना है तो 273 घटा देना है। ठीक है। अब जो आपका छठा प्रश्न है उसके अंदर पूछा है, देखो छठा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, छठा प्रश्न कह रहा है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। कारण बताइए। आपके घर में कोई अगरबत्ती जलाता है पूजा के कमरे में, या आपके घर में कोई इत्र लगाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो आप दूसरे कमरे में तो भी वो आपको सुगंध आ जाती है उसकी। क्यों आ जाती है? क्योंकि गैस के माध्यम से गैस उस इत्र के कणों को लेके आगे बढ़ जाते हैं, और आपको पता है कि गैस के अणु में ठोस और द्रव की अपेक्षा गति तेज होती है, उनके पास स्पेस ज़्यादा होता है, जगह ज़्यादा होती है, इसलिए गैस के अणु क्या करते हैं, ठोस और द्रव की अपेक्षा उनकी गति तेज होती है। जब इत्र का उपयोग किया जाता है तब उसके कण गैस के अणुओं के साथ दूर तक पहुंच जाते हैं, इसलिए क्या होता है, इत्र की जो सुगंध है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है कि सातवां प्रश्न है कि जो कोशिका पाई जाती है उसके अंदर जो अंगक है, एक अंगक का नाम बताना है। कोशिका का कौन सा अंगक है जिसको हम बिजली घर कहते हैं। बिजली घर का मतलब बिजली के अंदर क्या बनती है, एक प्रकार की ताकत बनती है, एक पावर बनता है। तो ऐसे ही जो पादप कोशिका है या जंतु कोशिका है उसके अंदर एक चीज़ ऐसी पाई जाती है जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है, शक्ति का निर्माण होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बिजली घर कहते हैं। उसको बोलते हैं माइक्रोकॉन्डिया। देखो ये रहा उसका उत्तर है, ये रहा। कोशिका में आए हुए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। इसमें ऐसा दिया है कि जो कोशिका है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया, उसको बिजली घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन की, यानी हम लोग जिंदा हैं, हम लोग विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया कर रहे हैं शरीर में, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, ये सब जो क्रियाएं कर रहे हैं उसके लिए ऊर्जा कौन देता है हमको, माइक्रोकॉन्ड्रिया। वहाँ पे बनती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है, इसलिए इसको हम बिजली घर कहते हैं। उसके बाद आठवां प्रश्न है त्वरण अर्थात क्या। इसको हम प्रवेग भी कहते हैं, इंग्लिश में एक्सीलरेशन भी कहते हैं। त्वरण अर्थात क्या? तो किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर समझ लो एक कार है, ठीक है, कार के वेग, अभी आप कार का वेग समझ लो 20 किलोमीटर प्रति आवर है, 20 किलोमीटर प्रति आवर। अब 2 घंटे बाद, 2 घंटे तक चलिए, 2 घंटे बाद या उसका बाद में उसकी जो कार की वेग है वो आपका हो गया 50 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा है, पहले 20 किलोमीटर था फिर 50 किलोमीटर हो गया। ठीक है। अब इन 50 किलोमीटर, यही तो है, समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे हम, त्वरण कहेंगे। इसका सूत्र होता है त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। ठीक है। अब वेग में परिवर्तन है तो वेग का मात्रक क्या है, आप लोगों को पता होगा, वेग का मात्रक है मीटर पर सेकंड, वेग का मात्रक है। और ये समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये सेकंड और ये सेकंड का गुणा हो जाएगा, बटे के नीचे बटा है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा त्वरण के, मीटर पर सेकंड -2। नहीं, पर लगा रहे हैं तो -2 नहीं आएगा, तो मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड का वर्ग आएगा। ठीक है। अब आपको एक सवाल दिया गया है, ये सवाल ध्यान से समझना है आपको, कि समझ लो आप कार चला रहे हो, तो कार के अंदर जो ओडोमीटर होगा, आपने कार के आगे देखा होगा, यहाँ पे इस तरह का एक डिस्प्ले आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चली है,
और आगे कितना किलोमीटर जा रही है, इसको ओडोमीटर कहते हैं। तो ओडोमीटर के अंदर 2000 किलोमीटर पे उसका रुका हुआ, वहाँ से आप स्टार्ट करते हो। ओडोमीटर में 2000 किलोमीटर से गाड़ी स्टार्ट करते हो और जाते कहाँ हो, कितना किलोमीटर से, 2400 किलोमीटर तक दिखाता है। आपने कितनी दूरी तय की, 400 किलोमीटर दूरी तय कर दी, ठीक है। और कितने घंटे में तय कर दी, 8 घंटे में तय की, 8 घंटे लगे आपको। तो आपको औसत चाल बतानी है, औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल का आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो औसत चाल का सूत्र है कि कार के द्वारा तय की गई दूरी बटे दूरी करने में लगा समय। अभी हमने देखा कार के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, कि अंत में आपकी कार 2400 किलोमीटर पे पहुंची थी और शुरुआत कहाँ से हुई थी, 2000 किलोमीटर से। तो 2400 में से 2000 घटा दोगे तो आपने कितना कितना कार चलाई, 400 किलोमीटर, और कितना टाइम लगा आपका, 8 घंटे लगा। तो इसी समीकरण में आपको सूत्र, इस समीकरण में जो औसत चाल वाला है इसके अंदर ही कीमत रख देनी है। ये आपका हो जाएगा 400 हो जाएगा, और कितना टाइम लगा, 8 घंटे लगेगा। ये 400 किलोमीटर बटे 8, ये देखो इस तरह से लिख देंगे। अब आप इसको 8 से भाग दोगे तो 8 पंचे 40 यानी 50 हो गया। तो 50 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कार की औसत चाल कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति आवर्स। इसके बाद प्रश्न है आपको कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताना है आपको। तो कंपोस्ट यानी खाद होती है, जैसे आपने गांव में देखा होगा क्या करते हैं, कंपोस्टिंग प्रक्रिया किसे कहते हैं। कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ, यानी जो खेती में से पदार्थ मिलते हैं, जैसे पशुधन यानी उनका मलमूत्र हुआ, गोबर हुआ आदि, घर के अंदर जो सब्जी के छिलके हैं एवं कचरा है, जानवरों द्वारा परित्याग किए गए चारा, जो आधा चारा खाया आधा नहीं खाया उन्होंने, घरेलू कचरे हैं, सीवेज कचरे हैं, फेंके हुए खरपतवार, सीवेज का मतलब नाली के अंदर जो कचरे होते हैं, फेंके हुए खरपतवार आदि को क्या करते हैं, बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं और उसमें डाल देते हैं। धीरे 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 वो गलता रहता है और गल के क्या बन जाता है, एक खाद बन जाता है, बहुत अच्छी खाद बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद। और ये कार्बनिक पदार्थ होता है, इसमें पोषक बहुत अच्छी मात्रा में, अधिक मात्रा में होते हैं, और ये क्या करता है, ये ज़मीन को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, ठीक है। अब इसको कंपोस्ट खाद बन गया। लेकिन अगर कंपोस्ट खाद के अंदर केचुआ डाल दिया, वर्मी का मतलब होता है कीड़े, वर्मी का मतलब होता है कीड़े, केचुआ, तो कंपोस्ट के अंदर केचुआ डाल दो तो केचुआ क्या करता है, उस खाद को खाता है, और बाद में जब वो निकालता है बाहर तो वो बहुत अच्छी, और भी अच्छी खाद हो जाती है। तो कंपोस्ट को केचुआ द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निरस्तीकरण मतलब उन्हें खाया, मिट्टी को खाया, कचरे को खाया और वापस उसने उत्सर्जन कर दिया, उसी को निरस्तीकरण की क्रिया कहते हैं। और ये वर्मी यानी केचुए के द्वारा बनाया गया है, कीड़े के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। ओके, ठीक है। अब आगे देख लो। इसके बाद एक प्रश्न है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो आपको ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, जंतु का मतलब हमारे शरीर वाले और पादप का मतलब पेड़ पौधों में क्या अंतर होता है। तो आप जब भी आकृति देखोगे दोनों को तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो, जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। जो जंतु कोशिका है उसमें बाहर एक झिल्ली होती है जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति भी होती है। अब इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है खाली, लेकिन इसमें प्लाज्मा झिल्ली तो होती है लेकिन साथ में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। अब देखो, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, इसलिए उसमें क्या होते हैं, हरित लवक उपस्थित होते हैं। लेकिन हमारे अंदर हरित लवक है, हमारा खून लाल होता है, हरित लवक है, इसलिए अनुपस्थित होते, नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, रिक्तिकाएं या अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती है। रिक्तिकाएं मतलब छोटी छोटी जो जगह होती है कोशिका के अंदर, उसको रिक्तिकाएं कहते हैं। नहीं ना के बराबर होती हैं, लेकिन इसमें रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है, ज़्यादा जगह पाई जाती है। सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। अब ये सब चीज़ें आप आकृति देख के पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गोल्गी का उपकरण उपस्थित होता है, गोल्गी का उपकरण अनुपस्थिति होता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इसके अंदर देखो, प्रकाश संश्लेषण होता है वनस्पतियों में और इसमें नहीं होता है। प्राय आकार में छोटी होती हैं और प्राय आकार में बड़ी होती हैं। अब देख लो, पेड़ बड़ा होता है और इंसान छोटे होते हैं, मानव छोटा होता है, तो सिंपल सी बात है, ये छोटा होगा और ये बड़ी होंगी। आ गया समझ में। अब आपको एक प्रश्न दिया गया है
कि पादप कोशिका की आकृति बनानी है, आपको यह आकृति बना लेनी है किताब में से देख के या इसमें से देख के, और इनके सारे के सारे जितने भी कोशिकांग हैं उनका सबका नामकरण कर देना है। ओके। और एक प्रश्न आपके लिए है कि जो ये लाइसोसोम्स है, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, इधर भी है छोटे छोटे सब दिख रहे हैं आपको, इनका कार्य क्या है? लाइसोसोम का कार्य क्या है? बाई चांस अगर कोई कोशिका फट गई या कोई कोशिका खराब हो गई तो लाइसोसोम क्या करते हैं, उस चीज़ को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, उनका पाचन कर देते हैं, जिससे कि इनको बाकी को नुकसान ना हो। ठीक है, चलो यहाँ तक हम रखते हैं। उसके बाद आप लोगों को अच्छी तरह समझ के इसको लिख देना।